प्रशासन को बता दिया था। अब क्या होता है कि उसके बाद जो लोग आते हैं उनकी व्यवस्था करना, उनका मैनेज करना, ये प्रशासन का काम होता है। हम अभी भी लगे हुए हमारे आंदोलन को जिस तरीके से कमजोर करने का प्रयास किया गया, पहले दिन से हमारे लोगों को, जो कोर कमेटी के लोगों को उनको डिटेन किया गया, 48 घंटे डिटेन करके रखा गया, नजरबंदी में रखा गया। इतना तो इन्होंने कसाब को भी नहीं किया हुआ, कसाब के लिए भी पूरी फैसिलिटी दी गई थी। तो हम क्या सरकार की नजर में आतंकवाद, प्रशासन को बता दिया था। अब क्या होता है कि उसके बाद जो लोग आते हैं उनकी व्यवस्था करना, उनका मैनेज करना, ये प्रशासन का काम होता है। हम अभी भी लगे हुए हमारे आंदोलन को जिस तरीके से कमजोर करने का प्रयास किया गया, पहले दिन से हमारे लोगों को, जो कोर कमेटी के लोगों को उनको डिटेन किया गया, 48 घंटे डिटेन करके रखा गया, नजरबंदी में रखा गया। इतना तो इन्होंने कसाब को भी नहीं किया हुआ, कसाब के लिए भी पूरी फैसिलिटी दी गई थी। तो हम क्या सरकार की नजर में आतंकवादी हैं? अभी पिछले टाइम में जो आंदोलन हुआ, जंतर मंतर पे हुआ, वहां पे कितनी हिंसा हुई, सरकार क्या देख रही है? क्या हमारे आंदोलन में एक भी अपशब्द का भी यूज हुआ? पुलिस प्रशासन बता दे किसी के यहाँ खरोच भी आई हो, तो हमारे साथ ऐसा सौदेबाजी व्यवहार करना ये गलत बात है। जी सर। अच्छा, लगातार जो दलितों के नेता हैं वो लगातार कह रहे हैं कि आरक्षण से वो लगातार गलत नैरेटिव फैला रहे हैं, कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। जी। और दलितों के नेता दो चार हैं, चंद्रशेखर को हम ले लेते हैं, वो लगातार कह रहे हैं आरक्षण पे आज भी आई तो दिन में तारे दिखा देंगे। जी, वो क्यों कह रहे हैं? हमारा ये मांग है कि भाई जिस तरीके से संसद में 135 सीटें रिजर्व, वो रिजर्व क्यों है? वो है दलितों के, वंचितों के लिए प्रतिनिधित्व की बात की गई, लेकिन अंबेडकर जी ने जोड़ा योग्यता है। उसके मकसद क्या था? अपलिफ्टमेंट, उनको ऊपर आए, उनको अपनी जो स्तर है उससे ऊपर लेके आए। तो हमारा कहना है कि जब एक बार रिजर्व सीट से कोई भी व्यक्ति सांसद या विधायक बन गया, तो उसका, चूंकि वो पब्लिक ने चुन के भेजा है, समाज ने चुन के भेजा है, यानी उसका सामाजिक उत्थान भी हो गया। दूसरा, उसके लिए मानदेय तय हो गई, उसकी पेंशन तय होगी, तो उसका आर्थिक उत्थान भी हो गया। तो हमारी मांग है कि एक बार चुनने के बाद जो भी प्रतिनिधि हैं वो सामान्य के रूप में गिने जाएं, और जो 135 रिजर्व सीटें हैं उन सीटों पर पुनः उसी वंचित वर्ग के लोगों को आवेदन करने का मौका मिले, ताकि सबको समान अवसर मिल पाए। लेकिन जो लोग बैठे सदन में हैं, जो लोग इस जातिगत आरक्षण की व्यवस्था की मलाई खा रहे हैं, वो नहीं चाहते कि वो मलाई उनसे हटके उन्हीं के समाज के अन्य वंचित लोगों तक पहुंचे। देश आजादी के 80 साल मना रहा है और आप आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने तो यूजीसी ला दिया है। जी सर, उन्होंने तो यूजीसी ला दिया है। आप आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो यूजीसी ला दिया है। मैं वही कहना चाहूंगा, जिस तरीके से अंग्रेजों ने 1873 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बनाया, उन्होंने क्या किया कि कुछ जो जनजातियां थी उनको जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। तो अभी यूजीसी रेगुलेशन के तहत सरकार ने क्या किया? उन्होंने सामान्य वर्ग को इनडायरेक्टली शोषक घोषित कर दिया गया। तो जो अंग्रेजों ने कानून जिस तरीके के बनाए वो अब की सरकारें बना रही है। तो अंतर क्या है? अगर सामान्य वर्ग इतना शोषक है, तो हमने तो 21 तारीख को भी कहा कि अगर शोषक है तो शोषक को समाज में रहने का हक नहीं, सबको फांसी पे चढ़ा के काम खत्म करो। क्या जरूरत है इस तरीके की व्यवस्था देने की? सरकार का मकसद शुरू से रहा है, चाहे वो अंग्रेजों का काल हो, चाहे अब का काल हो, समाज को विभिन्न बातों में विखंडित करना, ताकि इनकी सत्ता सुरक्षित रहे। जी, एक सवाल और हमारा कि जैसे पक्ष भी नहीं खड़ा है, विपक्ष भी नहीं खड़ा है। विपक्ष कहता है, अभी जैसे बीजेपी के चिराग पासवान, जो अलग पार्टी हो, बीजेपी में, एनडीए में, उन्होंने कहा कि हम तो ये जो आप लोग आंदोलन कर रहे हो, इसको तो हम इसकी फाइल भी नहीं देखेंगे, रिफॉर्म करने की दूर हटा दो, उसकी फाइल नहीं देखेंगे। उनको तो लोग बड़ा नेता मानते थे, उनका ऐसा जवाब आ गया। और विपक्ष भी कह रहा है कि मतलब तो लगे ना पक्ष खड़ा है ना विपक्ष खड़ा है, तो हमारे साथ कौन खड़ा है? हमारे साथ 150 करोड़ भारतीय खड़े हैं।
हम आप सभी का आह्वान करना चाहते हैं इस आंदोलन के लिए, क्योंकि ये आंदोलन ना तो किसी जाति विशेष के खिलाफ है, ना वर्ग विशेष के खिलाफ है, ना किसी पक्ष के खिलाफ है, ना विपक्ष के खिलाफ है। ये आंदोलन 150 करोड़ भारतीयों के सर्वांगीण विकास के लिए है। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति को समुचित व्यवस्थाएं मिलें ताकि वो अपना उत्थान कर सके, वो उस लेवल पे आ सके जो हमारे संविधान बनाने वाले लोगों की आकांक्षा थी। हमारा कहना है कि लोगों को फैसिलिटेट करते हुए उनको योग्य बनाओ ताकि वो सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ, सारे समाज के साथ मिलके कंधे से कंधा मिलाकर इस समाज के लिए, इस देश के उत्थान में जो भी कृत्य है वो इस आंदोलन के लिए नुकसान में गया है। और हम हर्ष से कहेंगे कि वो अपने आप को इस देश के खातिर, 150 करोड़ भारतीयों के अच्छे भविष्य के खातिर अपने लिए इस आंदोलन से दूर रखें। और नहीं तो हम सभी लोगों को एक रिजोल्यूशन पास करते हुए चीज़ों को रखना पड़ेगा। लेकिन हम फिर से बहुत विनम्रता से कहेंगे हर्ष से कि उन्होंने जो भी कुछ किया या उनकी फैमिली ने जो भी कुछ किया है उससे हमारे आंदोलन को, लोगों की भावनाएं बहुत आहत हुई हैं। तो उनका दायित्व बनता है कि वो इस आंदोलन से स्वयं को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए दूर हो लें। और एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि अभी तक हमने कोई भी रिटन समझौता हमारी कमेटी ने डिस्कस करके आज तक नहीं पहुँचाया है। तो आने वाले समय में, चाहे वो कल हो या परसों हो, अगर केवल हर्ष दुबे और उनके फैमिली सरकार के प्रतिनिधियों से किसी भी तरीके की बात पर डिस्कशन करते हैं या किसी भी तरीके का समझौता करते हैं तो वो उनका व्यक्तिगत समझौता होगा, उसका हमारे आंदोलन से कोई मतलब नहीं है, वो उसका 150 करोड़ भारतीयों से कोई मतलब नहीं है। ये हम आज क्लियर करते हैं। शिवन जी, मेरा एक इम्पोर्टेंट सवाल है जी, फाइट बैक कैसे करेंगे, रोल बैक कैसे होगा, रिफॉर्म कैसे चलेगा? बिल्कुल साथ साथ एक सवाल मेरा भी है कि जैसे वहाँ पे लगातार लोग आ रहे हैं, छात्र भी आ रहे हैं, छात्राएं भी आस पास हुई हैं, तो वो कह रहे हैं हमको दिशा कौन दिखाएगा, नेतृत्व तो कौन नहीं कर रहा है। वहाँ पे पुलिस जो बर्ता कर रही है उस पर कंफ्यूज है, चारों तरफ लड़के घूम रहे हैं, 50 वहाँ 100 वहाँ, क्योंकि कोई वहाँ पे नेतृत्व करने वाला नहीं। देखिए एक सवाल मेरा अभी इंक्लूड कर लीजिएगा, जो आदमी उसी शब्द जवाब दीजिएगा। कांग्रेस पार्टी को बुला गया, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से लोग सपोर्ट कर रहे थे, जो आरएचए को कहीं नहीं मिला। देखिए, पॉलिटिकल बैकग्राउंड या कुछ भी हो वो उससे मतलब नहीं है। हमें एक पूरे देश की जनता का हमारे ऊपर हाथ है, सहयोग है, उसका यही काफ़ी है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई हमें ज़रूरत नहीं है। अब रही बात नेतृत्व की, देखिए हम लोग आरएचए का नेतृत्व कर रहे हैं। चूँकि मैं संयोजक हूँ तो संयोजक होने के नाते मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि आंदोलन जारी रहेगा। अब जो लोग आ रहे हैं, जिन लोगों को समस्याएं हो रही हैं, वो लोग हमसे बताएं, हम तक समस्याओं को पहुंचाएं, हम ज़रूर उनका निदान करेंगे। रही बात दूसरी आपकी कि ये कैसे रोल बैक होगा, कैसे हम इस पर फाइट बैक करेंगे और कैसे रिफॉर्म करेंगे, तो देखिए हम इसी आंदोलन के माध्यम से सरकारों तक अपनी बात को पहुंचाएंगे और सरकारों को मानना पड़ेगा। और हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक हमारी बातों को सुन नहीं लिया जाता है। मेहनत बढ़ गई ना, आपकी मेहनत बढ़ गई। कोई नहीं, मेहनत क्या, एक बात बताइए, देश जब आज़ाद हो रहा था तो क्या कम मेहनत लगी थी? मैं समझता हूं कि ये दूसरी बार देश आज़ाद हो रहा है। जो समस्याएं, जिन समस्याओं से देश विकट रूप से ग्रसित है, जिनके कारण देश खोखला होता जा रहा है, देश अयोग्य होता जा रहा है, ऐसी समस्याओं से लड़ने के लिए अगर हमें 2-4 साल 10 साल अपने जीवन का लगा देना पड़े तो हम लगा देंगे। उसके लिए कोई समझौता नहीं है। देश से बड़ा कुछ नहीं है। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और वो रहेगा हमेशा, और उसकी लड़ाई हमेशा लड़ता रहूंगा, लड़ते रहेंगे। क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, मैसेज एक ही है कि आप लोग धैर्य बना करके रखें और इस आंदोलन को निरंतर जारी रखें। और मैसेज सिर्फ एक है, जिस प्रकार से देश की सरकार ने हमसे थाली और ताली बजवाई, उसी प्रकार से हम चाहेंगे कि देश की सरकार के प्रतिनिधियों को, जिनको हमने चुन करके भेजा है, उनके घर जा करके, चाहे सांसद हों, विधायक हों, आप सभी लोग समूह समूह में जा करके उनके घर पर ताली और थाली बजाने का काम करिए और उनके कान में बात पहुंचाइए कि भाई
उनको थाली बजा करके इस बात को पहुंचाइए कि भाई आपके कहने पर हमने थाली बजाई और आज हम थाली बजा रहे हैं, तो आप हमारी कहा मानिए, हमारा कहा सुनिए। ठीक है, यहाँ पर बाबा जी बैठे हुए हैं और सारे संसार ने देखा किस